श्रोताओं नमस्कार। हमारा बैतूल और हमारे बैतूल में आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच हैं वो है हमारे बैतूल जिले का चिकित्सा परिदृश्य। और इस विषय पर हमारे स्टूडियोज में जानकारियों के साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर जगदीश घोरे साहब, जो कि सिविल सर्जन हैं जिला अस्पताल बैतूल में और साथ ही शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत घोरे साहब। धन्यवाद। वर्तमान में जो हमारा बैतूल जिला है, यहाँ का जो चिकित्सा परिदृश्य है ये किस तरह का है? आप चूँकि एक महती जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिला अस्पताल में, तो क्या क्या बुनियादी सुविधाएं जिले में ब्लॉक स्तर तक उपलब्ध हैं और हमारे जिले के बड़े अस्पताल में उपलब्ध हैं? तो हमारे श्रोता इसको जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बैतूल जिला, जैसा कि आपको सभी को विदित है, एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और जिसकी जनसंख्या लगभग 17 लाख के करीब है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास अभी स्वास्थ्य की अधोसंरचना में सबसे पहले आता है जिला अस्पताल, तत्पश्चात आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हमारे पूरे जिले में टोटल अभी एक जिला अस्पताल है, एक सिविल हॉस्पिटल है, 9 CSCs हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 25 PSCs हैं और साथ ही साथ 245 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो कि अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जी, तो इस तरह से पूरे जिले तक ये सुविधाएं हैं, चेन इस तरह से बनती है। जी। और इसके बाद जो जिला अस्पताल है, मुख्यालय में स्थित अस्पताल बैतूल में, उसमें किस तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकती हैं अभी रोगियों के लिए? जी, वर्तमान में हमारा जो जिला अस्पताल है वो करीब 360 बेडेड अस्पताल है, उसमें स्वीकृत हैं और संचालित भी हो रहे हैं। जिला अस्पताल मुख्यतः 3 संरचनाओं में है अभी। एक मुख्य भवन है और दूसरा एक ट्रॉमा सेंटर भवन है, तीसरा एक महिला एवं शिशु रोग इकाई भवन है। अच्छा। तो मुख्य भवन में जैसे पूरे शिशु वार्ड, PICU, पुरुष मेडिसिन वार्ड, महिला मेडिसिन वार्ड, सर्जिकल वार्ड है, एक मुख्य OT है और इसी तरह जो सिविल सर्जन कार्यालय संचालित होता है। और जो महिला शिशु रोग इकाई में 150 बेडेड है जो इकाई, उसमें महिला वार्ड है और महिलाओं के जो ऑपरेशन होते हैं OT है और SNCU जो नवजात शिशु इकाई, गहन चिकित्सा इकाई, वो वहाँ संचालित होती है। अच्छा। और इसी तरह ट्रॉमा सेंटर में हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स वार्ड है, वो पूरा डिपार्टमेंट वहाँ पर है। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी यूनिट जो चलती है वो वहाँ संचालित होती है। बच्चों के लिए नियोनेटल सुविधाएं भी यहाँ पर जी, नियोनेटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ नवजात शिशु के देखभाल के लिए नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, जिसको स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट बोला जाता है, SNCU, वो संचालित है। वो हमारे प्रदेश के सभी जिलों में जिला अस्पतालों में संचालित होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बैतूल जिले में स्वास्थ्य की दृष्टि से मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मुख्य चुनौतियों की बात करें तो जिले की अधोसंरचना है। अधोसंरचना के हिसाब से थोड़ा सा हमें स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर जगह पहुंचाने में थोड़ा सा होती परेशानी, लेकिन उसके लिए भी सरकार पूरी प्रयासरत है और अच्छे प्रयास जारी हैं। और अभी सरकार के द्वारा सभी सब हेल्थ सेंटर और सबका उन्नयन किया जा रहा है और नए स्टाफ की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। साथ ही साथ जैसे 108 का संचालन होता है, 108 एम्बुलेंस सेवा का, तो उसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी अगर उनको मरीज द्वारा 108 पे कॉल किया जाता है तो तुरंत उसको गाड़ी की सुविधा मिल जाती है और उसको तुरंत स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक ले आया जाता है। तो ये धीरे धीरे अधोसंरचना में भी अच्छा विकास हो रहा है और आने वाले समय में हमें डॉक्टर्स भी अच्छे मिलने वाले हैं, जैसा कि सरकार के आदेश भी हैं और सरकार ने निश्चित किया कि सभी जगह स्वास्थ्य सब जगह पहुँचे, ग्रामीण स्तर तक, धरातल तक स्वास्थ्य पहुँचे। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें पूरी आशा है कि जल्द से जल्द डॉक्टर्स के पद भी पूरे भर जाएंगे, स्टाफ की कमी भी पूरी होगी और स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। जैसा आपने जिक्र भी किया कि बैतूल जिला हमारा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आप काफ़ी अनुभव रखते हैं बच्चों के बीच में उनकी चिकित्सा को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आमतौर पर यहाँ बच्चों में किस किस तरह की बीमारियाँ देखी जाती हैं? आमतौर पर बैतूल जिले में तो हमने ये देखा है कि जानकारी के अभाव बोले या उनके कारण जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं उनको पूरा जैसे जानकारी नहीं रहती, तो टीकाकरण की कमी और उसके कारण जागरूकता की कमी के कारण उनको कुछ जो वैक्सीन लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती जिन बच्चों को, तो उनको फिर कुछ जैसे निमोनिया है, डायरिया है, ये इन्फेक्शन बार बार होते हैं। तो ये वाले रोगी हमको मिलते हैं और जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, जैसे खून की कमी वाले एनीमिक बच्चे भी मिलते हैं। तो उनको हम हमारे पास जैसे आते हैं उनका उपचार प्रारंभ करके हम दुरुस्त करते हैं और इसको भी हम इसके लिए भी हम पूरे प्रयासरत हैं कि इनको पूरा उनका जानकारी दी जाए, उनकी चेतना बढ़ाई जाए कि सरकार क्या क्या सुविधाएं दे रही स्वास्थ्य संबंध में, उसकी जानकारी सब जगह पहुँचे, ग्रामीण स्तर तक पहुँचे, उप स्वास्थ्य केंद्र तक। तो उसके लिए भी पूरा एक IAC के माध्यम से सरकार के और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ पूरी तरह ज़मीनी स्तर पर जाकर हर स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी उनको देता है। उसमें टीकाकरण, मुख्य टीकाकरण, गर्भवती माताओं का जांच, उपचार और उनका अर्ली रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं जिससे कि उनको समय रहते लाभ मिल जाए
और आने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं से बचा जा सके। और अक्सर यहाँ पढ़ने में आता है कि बच्चों में सिकल सेल अनीमिया भी पाया जा रहा है, जी। तो ये क्या होता है और जी। इससे उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? जी, अच्छा आपका प्रश्न है। सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया के आकार में बन जाती हैं। जी। कोशिकाएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं जिससे लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है और नसों में खून का बहाव भी रुक जाता है और जो लाल रक्त कणिकाएं गोल आकार की होती हैं, लेकिन इस बीमारी में आनुवंशिक बदलाव के कारण वो हंसिया आकार की हो जाती है। तो लाल रक्त कणिकाएं हंसिया आकार में अगर बहाव में चलेंगी रक्त वाहिनियों में, तो धीरे धीरे वो एक दूसरे से हंसिया के आकार के कारण प्लग हो जाती हैं, चिपकते जाती हैं और ऐसा उन जगहों पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे जैसे जोड़ वाली स्थिति, कहीं जोड़ है, जैसे हाथ में जोड़ बना है पैर में, तो वो वहाँ पे आके रुकते जाता है बहाव। तो जहाँ पे जिस हाथ के जोड़ में, पैर के जोड़ में रक्त का बहाव रुका, तो वो वहाँ पे अति तीव्र दर्द चालू हो जाता है मरीज को। तो उस दर्द को राहत पाने के लिए फिर हमें उनको दर्द निवारक इंजेक्शन या दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। साथ ही साथ हमें रक्ताधान यानी रक्त चढ़ाना पड़ता है मरीज को। तो ये एक सिकल सेल एक गंभीर बीमारी ही है, आनुवंशिक बीमारी है, लेकिन ये संक्रामक नहीं है। ये आनुवंशिक जरूर है लेकिन संक्रामक नहीं है। आनुवंशिक का ये मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और ये उनको होती है जो बोलते हैं आपस में रिश्ता हो जाता है जिनका माता पिता में आनुवंशिक रूप से आती है, आपस में आपसी विवाह के कारण भी ये बीमारी होती है। डॉक्टर, बच्चों में इन आनुवंशिक रोगों से प्रबंधन हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसकी रोकथाम के लिए जो अगर प्रयास की बात करें हम, तो इसमें हम सबसे पहले अभी यहाँ पे स्क्रीनिंग का कार्यक्रम चालू है। अच्छा। स्क्रीनिंग में ये होता है कि हम उसमें 2 स्तरीय जांच होती है सिकल सेल बीमारी में। एक तो उसकी स्क्रीनिंग में एक जांच हो जाती है, उसको फिर पुष्टिकरण करना पड़ता है। तो उस जांच को HPLC टेस्ट के थ्रू बोलते हैं, HPLC टेस्ट बोलते हैं। HPLC जांच करने के बाद हमें स्क्रीनिंग में अगर कोई पॉजिटिव आया है तो उसको ये मतलब नहीं है कि वो सिकल सेल रोगी है, जब तक कि उसकी HPLC वाली द्वितीय चरण वाली जांच ना हो जाए। अच्छा। तो द्वितीय चरण की जांच से पुष्टि हो जाती है कि ये सिकल सेल रोगी है। अच्छा। तो इसमें मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा कि सिकल सेल के इस रोग के प्रवाह को रोकने के लिए और इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम चालू किया है। हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन, सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया गया है सरकार द्वारा। उस मिशन का उद्देश्य यही है कि इनकी जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करके, अगर हम जैसे किसी बच्चे की या किसी बच्चे की कम उम्र में स्क्रीनिंग कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसको सिकल सेल की बीमारी है कि नहीं। स्क्रीनिंग करने पे अगर पॉजिटिव आता है तो उसका हम HPLC टेस्ट करते हैं। HPLC टेस्ट में भी उसके 2 या 3 प्रकार के परिणाम आते हैं। एक होता है नेगेटिव यानी आप उसमें खुश हो सकते हैं कि वो नॉर्मल है, नेगेटिव यानी नॉर्मल। दूसरा आता है उसका वाहक यानी कैरियर बोलते हैं। और तीसरा रिजल्ट होता है डिजीज यानी वो गंभीर बात है। इसका ये मतलब है कि उसको सिकल सेल रोग है। तो हम इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी स्क्रीनिंग बढ़ाएं। जितने ज़्यादा हम स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने से ये लाभ होगा कि स्क्रीनिंग करने के पश्चात मान लीजिए हमको कोई ट्रेट मिल गया, ट्रेट यानी वाहक, तो उसका आनुवंशिक संरचना अगर समझी जाए तो 2 वाहक का अगर हम आपस में विवाह कर देंगे तो उनसे होने वाली संतान में 2 वाहक मान लीजिए जानकारी के या ज्ञान के अभाव में उनका विवाह हो गया। जैसे एक जो पुरुष है वो भी वाहक है, महिला वाहक है, तो 2 वाहकों का अगर हम विवाह कर देंगे तो उनसे होने वाली मान लीजिए 4 संतान होती है उनको, तो उसमें से 25% सिकल सेल रोगी निकलेंगे, 25% संतान सिकल सेल नेगेटिव निकलेगी और 50% फिर से वाहक निकल जाएंगे। तो ये जो वाहक है, इसकी चेन को तोड़ने के लिए क्या करना है, जैसे अब अभी उनको जानकारी नहीं थी कि वो वाहक है, इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया। अगर उनको जानकारी होती कि ये वाहक से ऐसा होता है तो वो एक वाहक अगर किसी सामान्य महिला या पुरुष से विवाह करता है, जैसे एक कोई वाहक है, मान लीजिए महिला वाहक है और उसके लिए आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं और आपने उसको स्क्रीनिंग कर ली, पता कर लिया सामने वाला स्क्रीनिंग में नेगेटिव है, तो उन दोनों का विवाह अगर हम करते हैं तो एक वाहक और एक सामान्य का विवाह करते हैं तो उससे होने वाली संतान में 2 फिर से वाहक निकलेंगे और 2 सामान्य निकलेंगे। और आने वाले जनरेशन में अंतर होते जाएगा, जेनेटिक चेंजेस होंगे, तो आने वाले सालों में फिर वो जो वाहक होना भी बंद हो जाएंगे। तो हमें उस स्थिति को ब्रेक लगाने के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे बैतूल जिले में अभी तक 6,71,461 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसके रिजल्ट में 1154 लोग हमको नए सिकल सेल रोगी मिले हैं और 5,504 नए सिकल सेल वाहक मिले हैं तथा बाकी के 6,54,148 ये सामान्य मिले। और ये सतत कार्य चालू है और ये आगे की जो बची हुई जनसंख्या उनकी भी स्क्रीनिंग होगी और आगे स्क्रीनिंग के आधार पे उनको उपचार प्रदान किया जाएगा।
डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें बच्चों में फिर खून की भी आवश्यकता पड़ती है। जी, तो जिले में ब्लड बैंक में जी, रक्त की सतत जी, उपलब्धता बनी रहे, जी। इसके लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जिले में रक्त की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए आपको उसकी संरचना भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास ब्लड बैंक है, अच्छा संचालित हो रहा है ब्लड बैंक। और साथ ही साथ अभी हमने 2 से 3 महीने पहले ही ब्लड सेपरेशन यूनिट भी चालू कर दी, जिसमें कि एक ब्लड से हम 4 उसके अलग-अलग अंश बना सकते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं इसको। जी। तो उसके हम 4 भागों में, मतलब एक किसी ने डोनेट किया तो उस ब्लड को हम 4 अलग-अलग रोगियों को उनके बीमारी के संकेत के अनुसार वो रक्त का प्रकार उनको रक्तदान के द्वारा दिया जा सकता जी। है। तो ये सुविधा भी चालू होगी। तो इस बीमारी में हमें पीआरबीसी, पैक्ड सेल आरबीसी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि जिसको अगर दिया जाए तो बहुत जल्दी असर होता है, बच्चों में अच्छा उसका असर प्रभाव पड़ता है। तो अब हमारे पास जो ब्लड बैंक है उसमें ये सब सुविधा है। साथ ही साथ ब्लड सेपरेशन यूनिट भी प्रारंभ हो गई है, उसका भी संचालन किया जा रहा है। और रक्त की कमी ना हो तो समय समय पर समाज सेवी संस्थाएं और बहुत सारे समाज सेवी हैं और जो परिचित हैं और जो विभिन्न कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी भी हैं, सब आगे आके ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। कि ये हमारे बैतूल ज़िले के बहुत सौभाग्य की बात है कि नेक कार्यों के लिए हमारे ज़िले में बहुत से लोग आते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि वो बिना अपने को देखे सामने आके रक्तदान के, ये ब्लड डोनेशन के लिए तो बहुत हमारे बैतूल का धन्यवाद, उनकी जनता का और उन लोगों का जो आगे बढ़ के और हमारे यहाँ पर रक्तदान करते हैं। और उन जो गरीब बच्चे हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको कि बार बार रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो सिकल सेल और थैलेसीमिया बीमारी ऐसी है जिसमें कि अगर बच्चे में गंभीरता रहे मरीज में तो वो महीने में 1 से 2 बार उसको रक्त चढ़ाना पड़ता है और रक्त की आवश्यकता बहुत होती है। और वो इतने संसाधन से परिपूर्ण नहीं होते उनके परिजन कि उनके पास ब्लड देने के लिए हर बार कोई डोनर उपलब्ध हो। जी। तो उस वजह से हमें हमारे रक्त सेवाओं को सुदृढ़ करने की और आवश्यकता समझ में आती है और हम उसके लिए पूरे प्रयास रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक जानकारी और दूंगा आपको कि हमारे पूरे बैतूल जिले में ब्लड बैंक के अलावा 4 ब्लड स्टोरेज यूनिट भी संचालित है, वो जो कि घोड़ा डोंगरी में है, एक आमला में है सिविल हॉस्पिटल में, एक मुल्ताई में है और एक भीमपुर में है। ब्लड स्टोरेज यूनिट का ये कार्य है कि उसमें एक स्टोरेज दिया जाता है, फ्रिज वहाँ पे, और वहाँ पे कम से कम 50 से 100 ब्लड कलेक्शन करके उसको रखने की क्षमता होती है, स्टोर करने की। तो उसका कार्य यह है कि उनकी आवश्यकता अनुसार उस क्षेत्र में मान लीजिए कोई ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो वो उसके अनुसार वो डिमांड करते हैं हमसे, या उनके क्षेत्र में मान लीजिए कोई ब्लड डोनेशन कैंप हुआ तो वहीं वो आयोजित करके और उसमें स्टोरेज यूनिट में उसका स्टोर कर लेते हैं और क्रॉस मैच करने की सुविधा भी होती है, तो वहीं की वहीं उस मरीज को रक्तदान का लाभ मिल जाता है। और चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल के माध्यम से आप लोगों के आम स्वास्थ्य के लिए और विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आज के परिदृश्य को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें खान पान पे और अपने पेयजल पे और अपने आसपास साफ़ सफाई रखने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। संक्रमण से बचना है तो आजकल का खान पान ऐसा है कि आपको भी विदित है कि हमें उसके गुणवत्ता की प्रामाणिकता समझ में नहीं आती कि वही कौन सा अच्छा भोज्य पदार्थ है। जो पैकेट में मिल रहा है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव या उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं जिनको कि खाने से हमें बचना चाहिए। और छोटे बच्चों को और हमारे जो नौनिहाल हैं उन सभी को उन सबसे पौष्टिक आहार उनको दें, क्योंकि कोई भी बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है। जी। और साफ़ सफाई भी रखें। और छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से नीचे और ये इनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण इनको संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। तो मेरा सबसे यही एक कहना है कि साफ़ सफाई रखें, पौष्टिक आहार लें और ज़्यादा कोशिश करें कि घर का बना स्वच्छ भोजन, माँ का बना भोजन बच्चे को मिले और उनको पौष्टिकता का महत्व समझाएं, उनको जागरूक करें। ऐसा कि हमें जो आजकल ये कल्चर चल रहा है जंक फूड कल्चर से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें एक खासियत ये होती है जंक फूड का, मैं बताऊँ आपको कि वो लगने को बहुत टेस्टी लगते हैं, जीवा को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जीभ तो हाँ बोलती है, लेकिन उसको हमें ये देखना चाहिए कि जो जीभ हाँ बोल रही है जरूरी नहीं कि पेट के लिए भी हाँ हो वो। हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो वो क्या होती है, वो ज़्यादा टेस्टी तो होती है लेकिन पौष्टिकता का एक भी उसमें गुण नहीं होता है, अवयव नहीं होते उसमें, पौष्टिक अवयव कुछ भी नहीं होते, केवल दिखने के रहते हैं। तो हमें इसलिए बच्चों को उसका ज्ञान देते हुए पौष्टिक आहार पे ध्यान देना चाहिए, ताज़ा खाना दें और मौसमी फल दें उनको, समय पे भरपूर पानी पीने को बोलें और स्वच्छ पेयजल का प्रयोग। काफ़ी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने हमारा बैतूल इस कार्यक्रम में। इन सब जानकारियों का और हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।